गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ जी बेटे, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। ट्यूसडे की वीडियो में हमने संवाद लेखन के बारे में पढ़ा था। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है कहानी लेखन। कहानी को कैसे लिखना चाहिए, कहानी लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो कहानी सुनना और सुनाना सबको अच्छा लगता है, क्योंकि जब हम छोटे होते हैं तब भी हमें होता है कि हम अपनी दादी या नानी से कहानी सुने, मम्मा से कहानी सुने, और अच्छी लगती है कहानी सुनना कि उसके बाद क्या हुआ। रोचक होनी चाहिए, रोमांचक हो तो और ज़्यादा इंटरेस्ट आता है हमें। तो कहानी लिखने के लिए सबसे पहले जो कहानी लेखन होता क्या है, कहानी मनुष्य के जीवन से जुड़ी किसी घटना का वर्णन। अब घटना क्या है? घटना जो घटी हुई, कहने का अर्थ जो भूतकाल में हो चुकी, उसको हम बोलते हैं घटना। ये नहीं है कि ऑन द स्पॉट जो हो रहा है वो कहानी नहीं, जो भूतकाल में बीता हुआ जो टाइम है वो। तो कहानी लिखते समय कहानी की सबसे पहले हम विधियों के बारे में पढ़ेंगे कि कहानी कितने टाइप्स की होती है। सबसे पहले कहानी की सहायता पर, कोई कहानी बना दी, उसकी सहायता पर हमने कहानी लिखनी है। दूसरा पॉइंट है, आपको मुद्दे दे रखे हैं, उन मुद्दों के आधार पर आपने कहानी लिखनी है। तीसरा है अपूर्ण कहानी को पूर्ण करना है। आपको आधी अधूरी कहानी दे दी, बोला कि इस कहानी को पूर्ण करो। चौथा है चित्र के आधार पर वर्णन। चित्र के आधार पर आप कर भी लेते हो खुद से भी, छोटे छोटे बच्चे हैं वो कर सकते हैं इसको इजीली। और उसके बाद है शब्दों के आधार पर, कहानी के शब्द दिए गए होते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि कहानी को लिखना कैसे है, उनके आधार पर हम कहानी को लिख सकते हैं। उसके बाद कहानी के प्रकार, असंबंध के आधार पर, असंबंध शब्दों के आधार पर, यानी कि एक दूसरे के शब्दों का आपस में संबंध जोड़ते हुए हम कहानी को लिखेंगे। मुद्दों के आधार पर कहानी, सुवचन कहावतों के आधार पर कहानी। ज्यादातर जो कहानी आती है वो मुद्दों के आधार पर आती है। हमें एक शीर्षक दिया होता है कि उसके आधार पर आप इसको कहानी को लिखो। कहानी लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कहानी आरंभ करने से पहले सबसे हमें ध्यान देना चाहिए कि शीर्षक क्या है। शीर्षक की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि शीर्षक जब हम देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम अपनी कहानी को लिख सकते हैं। दूसरा है मुद्दे अच्छी तरह से पढ़ ले। अगर आपको मुद्दों के आधार पर दी है या आपको चित्र के आधार पर दी है तो आप मुद्दे और चित्र को ध्यान से देखें कि उनका कहने का तात्पर्य क्या है, क्या अर्थ है, वो क्या कहना चाह रहा है। फिर हम उसके अकॉर्डिंग कहानी लिखनी स्टार्ट करें। घटनाक्रम कैसा होगा ये निश्चित करें। तो दिमाग में ये एक सोच लगा लें कि मुद्दा ये दिया है या चित्र ये दिया है, तो उस टाइम पे जो घटनाक्रम होगा वो कैसा है, उसको अपने दिमाग में निश्चित कर लें, तब कहानी लिखें। उसके बाद है कहानी हमेशा भूतकाल में ही लिखी जाती है। जैसे कि हम बोलते हैं कि एक राजा था, कोई भी कहानी स्टार्ट करते हैं हम इस तरीके से स्टार्ट करते हैं, एक रानी थी, तो भूतकाल यानी कि जो पास्ट टाइम में बीत गया है। जो संवाद है वो प्रसंग अनुरूप बदल सकते हैं। कहने का अर्थ कि एक बात चल रही है, लेकिन जब अगर राजा का संवाद आया है तो राजा का प्रसंग के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे, अगर रानी का है तो हम रानी के अकॉर्डिंग उनके अनुरूप लिखेंगे। संवाद अवतरण चिन्ह में ही लिखें। तो कहानी की शब्द मर्यादा 100 शब्दों तक ही हो। कई बार मोस्टली जब हम बच्चे छोटे हैं तो हम 70-80 शब्दों में 70 या 80 वर्ड्स के अंदर हम कहते हैं कि कहानी को पूरा करो, लेकिन कई बार कहानी बड़ी भी हो जाती है तो उसको हम 100 शब्दों में भी कंप्लीट कर सकते हैं। कहानी का अर्थ सार गर्भित हो, यानी कहने का मतलब है कि जो कहानी का शीर्षक है वो सार गर्भित, टू द पॉइंट होना चाहिए, बिल्कुल छोटा सा होना चाहिए। ये नहीं है कि कई बच्चे शीर्षक पूरी लाइन ही लिख देते हैं कि ये पहली लाइन है, ये शीर्षक हो गया। हम अपठित गद्यांश के अंदर भी आपसे पूछते हैं कि इस गद्यांश का शीर्षक क्या है, तो इस गद्यांश का शीर्षक, जैसे मैंने आपको जो लास्ट ऐसे 1 का पेपर था उसमें मैंने आपको दिया था कि पहिए का आविष्कार, उसका जो शीर्षक था, लेकिन बच्चों ने बहुत पूरी फर्स्ट लाइन ही लिख रखी थी, तो ये गलत है। आपने सार गर्भित लिखना है। सार गर्भित मतलब टू द पॉइंट, पहिए का आविष्कार हुआ तो क्या क्या चीजें चेंज हुई ये लिखना था। तो उसके बाद है शीर्षक छोटा, आकर्षक व मार्मिक होना चाहिए। शीर्षक बहुत छोटा होना चाहिए और आकर्षक, और उसको लाई करना चाहिए। जो जैसे आपको कहानी दी है तो उसको उसके ऊपर सेट बिल्कुल फिट बैठना चाहिए। कहानी का अर्थ भी सार गर्भित हो। कहानी जो लिख रहे हैं वो भी टू द पॉइंट होनी चाहिए। ये नहीं बात इधर की उधर, उधर की बात इधर, ताकि पढ़ने वाले को समझ ही नहीं आए। नहीं, कहानी का अर्थ सार गर्भित हो
ताकि जो पढ़ रहा है रोमांचक भी हो, उसको समझ आए और उसका इंटरेस्ट बढ़ता जाए और वो उस कहानी को पढ़ता ही रहे। उचित विराम चिन्ह का प्रयोग होना चाहिए कहानी पे, जहाँ पे पूर्ण विराम है, जहाँ पे अलग विराम है, जहाँ पे हमें कोष्टक चिन्ह लगाना है, जहाँ पे हमें अर्ध विराम लगाना है, उन विराम चिन्हों का भी ध्यान रखते हुए हमें कहानी लिखनी चाहिए। भाषा सरल व सरस हो, कहानी की भाषा सरल व सरस, सरल आसान होनी चाहिए और सरस रस से भरी होनी चाहिए। कहने का मतलब कि उसको पढ़ने में रोमांच पैदा हो। वाक्य क्रमबद्ध होने चाहिए, जो सेंटेंस है वो पूरे पॉइंट टू पॉइंट सीरियल नंबर में होने चाहिए। ऐसे नहीं है कि कोई वाक्य कहाँ कोई कहाँ, इस तरीके से हमने कहानी नहीं लिखनी है। कहानी आपकी जो बुक में दे रखी है चतुर कोआ, तो वो आपको चित्र के आधार पर दी हुई है, चित्र बनाकर लिख रखे हुए हैं। उसमें है कि एक कोए को एक रोटी मिली, वह उसे लेकर एक पेड़ पर आ गया, एक लोमड़ी ने उसे देख लिया, वह चालाकी से उस रोटी को पाना चाहती थी। वह कोए के पास आई और बोली, कोए भाई तुम्हारी आवाज तो बहुत मीठी है, एक गाना सुनाओ ना। तो यह सुनकर कोए ने रोटी को अपने पंजे से नीचे दबाया। अब कोआ है वो खुशी से भर गया कि मेरी तो प्रशंसा हो रही है। उसने क्या किया, वो जब उसको लगा कि मेरी प्रशंसा कर रही है तो वो उसने पंजे के नीचे दबाया रोटी को और काम 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 करने लगा, यानी कि अपना गाना गाने लगा जो उसने बोलना था। लोमड़ी यह देखकर बहुत हैरान हुई। तभी कोआ बोला, लोमड़ी बहन सुन लिया गाना, मीठा था ना, अब तुम जाओ मुझे रोटी खानी है। यह कहकर कोआ सारी रोटी खा गया, लोमड़ी बेचारी देखती रह गई। लेकिन जो पहले कहानी हमने पढ़ रखी थी उसके अंदर क्या था कि कोआ ने जैसे ही मुंह खोला तो जो रोटी का टुकड़ा था वो नीचे गिर गया और लोमड़ी उठाकर भाग गई और कोआ काम काम ही करता रह गया। तो ये अब इसमें थोड़ी आपकी बुक के अंदर चेंज है। क्यों? क्योंकि ये पिक्चर के आधार पर हमने कहानी को बनाना है। तो आपका दूसरा है टोपी वाला और बंदर, वो कहानी है, वो भी पिक्चर के आधार पर है। जैसे जैसे आपको पिक्चर दी जाती है, चित्र जिस प्रकार का दिया गया है उसी प्रकार से आप कहानी इजीली बना सकते हो। ये आपका टॉपिक कहानी लेखन है, इसके हम इनके आधार पर भी कहानी लिखेंगे। मैं आपको एक दो टॉपिक सेंड करूंगी ताकि आप उसके आधार पर अपनी ग्रामर की नोटबुक में कहानी लिख लेना। तो आपकी नोटबुक्स कंप्लीट होनी चाहिए। आपकी जो सुनहरी धूप बुक है या मतलब जो बच्चों की ग्रामर बुक है वो सारी कंप्लीट होनी चाहिए। अब पेंसिल से लिखना है आपने, पेन से उसको फिल नहीं करना है, लेकिन नोटबुक के अंदर आप पेन से काम कर सकते हो। तो नीट एंड क्लीन होनी चाहिए नोटबुक। आपकी नोटबुक सबमिट जब करने को बोला जाएगा, जो डेट आपको दी जाएगी तो आप अपनी नोटबुक सबमिट करवाएंगे ताकि हम आपको इजीली इंटरनल असेसमेंट आपकी दे सकें। धन्यवाद। कहानी लेखन। बच्चों, कहानी सुनना सुनाना सभी पसंद करते हैं। बच्चे हो या बूढ़े, कहानी पढ़ना और सुनना सबको अच्छा लगता है। कहानी साहित्य की सबसे अधिक लोकप्रिय विधा है। आपने भी तो कहानी पढ़ी और सुनी होगी। आइए अब कहानी के प्रकार पढ़ते हैं। क्या आपको मालूम है कि कहानी कितने प्रकार की होती है? नहीं मालूम? आइए मैं बताती हूँ। बच्चों, कहानियां अनेक प्रकार की होती हैं, जैसे परियों की कहानियां, पशु पक्षियों की कहानियां, जादू की कहानियां, साधु संतों की कहानियां तथा राजा महाराजा एवं वीरों की कहानियां। बच्चों, क्या आपको पता है कि कहानियां लिखी, पढ़ी और सुनाई क्यों जाती हैं? कहानियां बच्चों या पढ़ने वालों को शिक्षा देने के लिए लिखी, पढ़ी और सुनाई जाती हैं। बच्चों, अभी आपने कहानी और कहानी के महत्व को समझा। आइए अब कहानी के अंगों के बारे में बात करते हैं। कहानी के अंग। कहानी के कितने अंग होते हैं? कहानी के 4 अंग होते हैं। पहला, कथावस्तु। दूसरा, पात्र या चरित्र। तीसरा, उद्देश्य। चौथा, कथोपकथन। पहला, कथावस्तु। बच्चों, कहानी की कथावस्तु जीवन से जुड़ी या कल्पना पर आधारित हो सकती है। 2, कहानी के पात्र या चरित्र। कहानी के पात्र देवी देवता, भूत प्रेत, परियां, राजा रानी या कोई साधारण आदमी भी हो सकता है। तीसरा, उद्देश्य। कहानी का उद्देश्य पढ़ने वाले को शिक्षा देना है।
अतः कहानी में उसका उद्देश्य अर्थात शिक्षा अवश्य होनी चाहिए। 4. कथोपकथन। कथोपकथन का अर्थ है पात्रों की बातचीत। कहानी का कथोपकथन प्रभावी होना चाहिए। बच्चों, आपने कहानी के अंगों के बारे में पढ़ा। अब कहानी लेखन में याद रखने योग्य बातों को पढ़िए। बच्चों, कहानी का विषय पढ़ने वाले की उम्र एवं रुचि के अनुसार होना चाहिए। कहानी इतनी बड़ी ना हो कि पढ़ने वाले या सुनने वाले का मन उचट जाए। सबसे पहले कहानी का विषय अच्छी तरह से समझ लें और एक स्पष्ट रूपरेखा बना लें। कहानी की भाषा सरल और सुबोध हो और वाक्य छोटे छोटे हों। कहानी का कथोपकथन सरल और सजीव लगना चाहिए। यदि कहानी कल्पना पर आधारित हो तो भी सामान्य जीवन से समानता रखती हो। कहानी रुचिकर, मनोरंजन करने वाली तथा शिक्षा देने वाली हो। बच्चों, परीक्षा में चित्र तथा संकेत बिंदु अथवा केवल संकेत बिंदु देकर कहानी लेखन के लिए कहा जा सकता है, अथवा शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों की सहायता से कहानी पूरी करने के लिए कहा जा सकता है। अब आप कहानी लेखन के संबंध में अच्छी तरह समझ गए हैं, अतः अब कहानी के कुछ उदाहरण पढ़िए। उदाहरण 1. चित्र एवं संकेत बिंदुओं द्वारा कहानी लेखन। चित्र एवं संकेत बिंदुओं की सहायता से कोरा ज्ञान शीर्षक कहानी लिखिए। चित्र 1। चित्र 2। संकेत बिंदु: बनारस, गंगा का किनारा, एक गांव, ब्राह्मण पुत्र, रुद्रदत्त, संस्कृत का विद्वान होना, घर आना, सम्मान पाना, घमंडी होना, कथा कहने दूसरे गांव जाना, नाव से गंगा नदी पार करना, नाविक से पढ़ाई के बारे में पूछना, नाविक द्वारा खुद को अनपढ़ बताना, नाविक के जीवन को व्यर्थ कहना, इसी बीच में आंधी आना और पानी बरसना, नाव गंगा में डूब जाना, पंडित को तैरना न आना, नाविक द्वारा पंडित को बचाना, पंडित द्वारा नाविक को धन्यवाद देना, घर वापस जाना। सीख: पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी आवश्यक। कोरा ज्ञान: गंगा के तट पर बनारस के पास एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। स्वयं तो कम पढ़ा लिखा था, किंतु उसने अपने पुत्र रुद्रदत्त को काशी में शिक्षा दिलवाई। वो काशी से संस्कृत का महान विद्वान बनकर वापस गांव लौटा। सब स्थानों पर उसका यश फैल गया। अपनी प्रशंसा सुन सुनकर उसको अपने ज्ञान पर बड़ा अभिमान हो गया। वर्षा ऋतु के एक दिन उसको गंगा के उस पार कथा कहने जाना था। पोथी पत्रा लेकर वो घर से चला। गंगा नदी पर पहुंचकर नाविक से बोला, भैया शीघ्रता करो, मुझे तुरंत उस पार जाना है। नाविक ने नाव खोल दी। रास्ते में उसने नाविक से पूछा, भैया तुम पढ़े लिखे हो? उसने कहा, नहीं। रुद्रदत्त ने फिर पूछा, शास्त्रों की बातें सुनी हैं? उसने कहा, नहीं। नाव चलाने के अतिरिक्त कोई और काम नहीं किया। रुद्रदत्त ने उससे कहा, फिर तो तुम्हारा जीवन ही बेकार है। रुद्रदत्त नाविक से बात कर ही रहा था कि आंधी आ गई और पानी बरसने लगा। नाविक ने कहा, पंडित जी, नाव का कोई भरोसा नहीं, आपको तैरना आता है ना? पंडित जी ने कहा, नहीं, मुझे तैरना नहीं आता। इतने में जोर की आंधी आई और नाव पलट गई। पंडित जी डूबने लगे। नाविक ने नाव पतवार छोड़ दिया। पंडित जी को सहारा देकर गंगा के किनारे लाया। हाँफते हुए पंडित जी ने कहा, भैया तुमने मेरे जीवन की रक्षा की है, मैं तुम्हारा उपकार सदा याद रखूंगा। किसी ने सत्य कहा है, कोरे पुस्तकीय ज्ञान के साथ ही कुछ न कुछ व्यवहारिक काम भी सीखना आवश्यक है।
the fizz. Introducing B Fizz.